हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो इंडिया में इलेक्शन सिस्टम होता है, इंडिया क्या जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शन सिस्टम होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों हमें ज़रूरत है इलेक्शन की वजह से ऐसा क्या है जो इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं इलेक्शन हर डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो उसी के बारे में हम देख रहे हैं अपने इस चैप्टर में। तो हमने सबसे पहले देखा था वाई इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन क्यों, किस लिए हमें इलेक्शन चाहिए। तो इलेक्शन की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। हम जिस पर्सन को, जिस रिप्रेजेंटेटिव को चाहे उसको गवर्नमेंट में ला सकते हैं। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ही सबसे मेन एग्जीक्यूटिव होती है कोई भी काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट में किस पर्सन को इंक्लूड करना है, कौन हमारे लिए ढंग से काम करेगा, कौन हमारे लिए सही से काम करेगा, तो ये सब कंट्री के पीपल पर डिपेंड होता है। उनके हाथ में होता है कि वो जिस पर्सन को इलेक्ट करेंगे वही पर्सन गवर्नमेंट में जाकर डिसीजन लेगा। तो इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्शन तभी होते हैं, इलेक्शन के लिए सबसे मेन बातें, सबसे जो मेन पॉजिटिव इफेक्ट माना जाता है इलेक्शन का, वो यही है कि जो लोग होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो वो जिसको चाहते हैं उसको गवर्नमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर हमने देखा कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये चाहती है कि वो जीते और गवर्नमेंट बनाए। लेकिन इलेक्शन में क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, कंट्री के लोग जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो वही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आएगी। उसी को सबसे ज़्यादा वोट, जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट दिए जाएंगे वही पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन लेने में काम करेगी। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे वो भी हमने एग्जाम्पल लेके देखा था हरियाणा का, कि वहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ थी। एक पार्टी ने खुद के कुछ प्रोमिसेस किए लोगों से, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए, उन्होंने वोट किया उसके लिए और वो जीती भी वो पॉलिटिकल पार्टी। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि एक पर्सन ये चाहता है, वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो गवर्नमेंट में आएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आएगा इकोनॉमी में। तो उसके लिए जब इलेक्शन इलेक्शन होते हैं तो लोग उसी को ही वोट देते हैं और वही फिर मेजॉरिटी वोट्स के साथ जीतता भी है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे रीजन होते हैं जिनके लिए हमें इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत क्यों है, क्या करता है इलेक्शन हमारे लिए, क्या ज़रूरत है, तो दे कैन चूज वो विल मेक लॉज फॉर देम, यानी कि हम उन लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए लॉज बनाएंगे। दे कैन चूज वो विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, हम गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं जो हमारे लिए डिसीजन लेगी। दे कैन चूज द पार्टी whose पॉलिसी विल गाइड एंड गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, उस पार्टी को, उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए लॉज बनाएगी। उसके बाद हमारे पास हमारा टॉपिक आता है व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम किसको बोलेंगे। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, इलेक्शन जो होते हैं वो अलग अलग वेज में हेल्ड किए जाते हैं, होते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी वहाँ उनमें सब में इलेक्शन होंगे। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर भी कुछ इलेक्शन होते हैं। तो उन दोनों इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होते हैं और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होते हैं।
तो दोनों में क्या डिफरेंस है? We discuss many example of countries where election are held but they cannot really be called democratic election. तो जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि कुछ कंट्री ऐसी थी जहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं माने जा रहे थे। तो ऐसा क्या है जिसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन मानेंगे और ऐसी कौन सी बातें हैं जो इंक्लूड ना होने पर वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन बन जाते हैं? ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आता है एवरीवन की एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए क्या क्या बातें होना ज़रूरी है, जो मिनिमम कंडीशन होती है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की वो क्या है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, हर पर्सन को राइट होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का, चूज करने का। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। मतलब ये माना जाएगा कि हर पर्सन के पास एक वोट का अधिकार होगा और उसकी वोट की वैल्यू दूसरी वोट की वैल्यू के इक्वल ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा आदमी है, बड़ा पर्सन है, रिच पर्सन है तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा मानी जा रही है और एक गरीब आदमी है, छोटा आदमी है तो उसकी वोट की वैल्यू कम मानी जानी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो एक कंट्री का सिटीजन है, उस कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं और उसने वोट डाली है तो उसकी वोट की वैल्यू इक्वल ही होगी। बाकी जितनी भी बाकी कंट्री में जितने भी पर्सन होंगे, जो भी वोटर होंगे, सभी की वोट की वैल्यू इक्वल ही होगी, किसी में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाएगा। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, हमारे पास कुछ ऑप्शन भी होने चाहिए जिसमें से हमें चूज करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट देखा कि हमें चूज करने का राइट होता है, लेकिन चूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे। अगर ऑप्शन ही एक होगा हमारे लिए हमारे पास तो हम चूज क्या करेंगे? पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। तो पार्टीज और कैंडिडेट को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइस आए कि उन्हें किन कैंडिडेट में से किस पर्सन को इलेक्ट करना है। तो उनके पास मतलब ऑप्शन होना चाहिए कि 3, 4, 5, 6 जितने भी हो सकते हैं कि उनमें से जो सबसे बेटर उनके लिए काम कर सकता है उस पर्सन को इलेक्ट करें। थर्ड आता है हमारे पास द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, और जो चॉइस होगी जिस पर्सन को हम चूज करेंगे वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद दोबारा से चेंज होगा। उसको उसी पोस्ट पर हम किसी दोबारा एक इंटरवल के बाद दोबारा से किसी पर्सन को इलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो इलेक्शन होंगे उनका टाइम पीरियड फिक्स होगा कि जिस पर्सन को हम इलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए इतना टाइम पीरियड है। जैसे 5 साल के लिए जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं कि 5 साल के लिए हमने उन लोगों को इलेक्ट किया है, 5 साल के बाद हम दोबारा से इलेक्शन हेल्ड कराएंगे। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, और जो इलेक्शन होंगे वो हर कुछ एक साल बाद हमेशा रेगुलरली होंगे। ये नहीं है कि एक बार तो इलेक्शन हो गए उसके बाद इलेक्शन हो ही नहीं रही है दोबारा, तो ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन एक टाइम इंटरवल के बाद दोबारा से हेल्ड होंगे। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, उसी कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाएगा जिसको सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ऐसा है जिसको 100 में से 60 वोट मिले हैं और एक पर्सन ऐसा है जिसको 100 में से 40 वोट मिले हैं। तो प्रेफरेंस हमेशा किसको जीत जाएगी? जिसको मेजोरिटी वोट मिलेगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें इलेक्शन जो कंडक्ट होता है वो बिल्कुल फ्री और फेयर होता है। मतलब जो लोग होंगे वहाँ के वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग
अपनी विश के अकॉर्डिंग जिसको भी चाहे उसको इलेक्ट कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पर्सन इस टाइप का बर्डन नहीं डालेगा कि उन्हें एक पर्टिकुलर पर्सन को ही चूज करना है। वो जिसको भी चाहे उसी को इलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए। जो भी इलेक्शन होगा वो फेयर वे में होगा, किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा। सबको फ्रीडम होगी कि वो अपनी विश के अकॉर्डिंग जिसको भी चाहे उसको इलेक्ट कर सकते हैं। तो वही इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन माना जाएगा। दिस माइट लुक लाइक एवरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन। तो ये 5 बातें थी जो हमें एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में बताती है। बट देयर आर मैनी कंट्री देयर वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर ये सभी बातें फुलफिल नहीं होती। In this chapter, we will apply these conditions to the election held in our own country to see if we can call these democratic election। और जो बातें ये 5 बातें हमने अभी देखी, ये हम अपनी खुद की कंट्री में भी देखेंगे कि क्या हमारी कंट्री में ये सभी कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि हम मानते हैं कि इंडिया के जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की 5 बातें, 5 कंडीशन हमारी कंट्री में अप्लाई होती है या नहीं होती, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने देखा कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कौन कौन सी कंडीशन होती है। अगर इन कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन मिस होती है तो उसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं मानेंगे। अभी हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या ये अच्छा है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं वो होने चाहिए। आपने देखा होगा कि एक एरिया में अलग अलग पार्टीज़ होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, उनमें आपस में कंपटीशन होता है कि जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है, ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा वोट मिली चाहिए जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट बनाए। तो क्या ये सही है, क्या ये अच्छी बात है जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, क्या ये सही है? इसके बारे में हम अपने इस टॉपिक में देखेंगे। इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन तो होता ही जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग है। द कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में होता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर एरिया में मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अलग अलग है। तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा वोट लेके और जीतेगी और गवर्नमेंट बनाएगी। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर जो ये कंपटीशन होता है वो कुछ कैंडिडेट के बीच में होता है। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन पॉइंटलेस हो जाएंगे, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नहीं सोचेगी कि हमें एक दूसरे से आगे निकलना है, एक दूसरे से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तब तक इलेक्शन कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इलेक्शन तभी पॉइंटफुल होगा, मतलब तभी उसके रिजल्ट आएंगे जब उनमें आपस में कंपटीशन होगा और उनमें से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हमें चुनना होगा। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन क्लियरली एंड इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट। जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है उसकी काफ़ी डिमेरिट्स भी होती है, लेकिन ये सही भी है। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि डिसयूनिटी आती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना है। तो इससे लोगों में जो यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है उस एरिया में। यू वुड हैव हियर्ड
of people complaining of political party politics in your locality। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग कंप्लेनिंग करते हैं कि ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी ऐसी है। तो उसके बारे में लोग आपने सुना होगा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर। हर पॉलिटिकल पार्टी या उसके जो लीडर होते हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या उसके जो लीडर है उन पर कुछ ना कुछ कमेंट, उनके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशन ज़रूर लगाते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक टू विन इलेक्शन। काफ़ी पार्टीज और कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो इलेक्शन जीतने के लिए काफ़ी गलत डर्टी ट्रिक्स भी फॉलो करते हैं। Some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term policies to be formulated। और लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि वो इलेक्शन में उसी पर्सन को इलेक्ट करे, उनके ऊपर प्रेशर बनाकर, और फिर इलेक्टोरल मतलब उनमें आपस में फाइट। अब जैसे मान लो कि अगर एक पार्टी के कोई मेंबर है, वो उसको वोट करना चाहते लेकिन उसके ऊपर प्रेशर बना दिया कि नहीं, आप इसको वोट नहीं कर सकते, आपको हमें वोट करना है, हम आपके लिए ये करा देंगे, ये करा देंगे। ऐसे करके कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से जो पर्सन था उसने ये सोचा कि ये ज़्यादा सोच रहा है मेरे बारे में और दूसरी पार्टी वो नहीं सोच रही। तो इसकी वजह से मतलब उस पर्सन के माइंड में पहले तो वो ये सोच रहा था कि दूसरी पार्टी को वोट देना है, लेकिन अब उसने अपना माइंड सेट ही चेंज कर लिया। कई बार तो इलेक्टोरल फाइट भी हो जाती है। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर द एरिना। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब में नहीं पड़ते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। और वो जो ये अनहेल्दी कंपटीशन है उससे हमेशा दूर ही रहते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एज द वे टू सिलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के मेकर है, वो हमेशा उन्होंने हमेशा इस प्रॉब्लम के बारे में बताया है कि जो कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, इसकी काफ़ी डिमेरिट्स भी होंगी और मेरिट्स भी होंगी। लेकिन जो कंपटीशन अगर फ्री होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लोगों को हक है कि वो अपने फ्यूचर लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं। दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर काम लंबे टाइम तक होना है, 5 साल के लिए तो होना ही है। तो इसलिए वहाँ पर जो लोग आए, ज़रूरी है कि जो कंट्री के पीपल है वो उसको सपोर्ट करते हो। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve him। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वर्ल्ड के, उन्हें सबको पता होना चाहिए कि क्या सही है लोगों के लिए और क्या गलत है। उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने राइट्स को अच्छे से यूज़ करें और किसी के प्रेशर में आकर काम ना करें। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडल वर्ल्ड। जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में तो पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पॉलिटिकल लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल आर मोटिवेटेड बाय ए डिजायर टू एडवांस दियर पॉलिटिकल कैरियर। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स तो ऐसे हैं जो एज ए प्रोफेशनल भी वर्क करते हैं। मतलब उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर, उनका काम है कि वो लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर करे, वो लोगों को राजनीति के बारे में बताए, उनमें उनको मोटिवेट करे कि वो भी अपने पॉलिटिकल कैरियर में आगे आ सकते हैं। दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजिशन फॉर देमसेल्फ। वो ये चाहते हैं कि उनके पास भी पावर होनी चाहिए, उनकी भी एक खुद की पोजीशन होनी चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन दियर सेंस ऑफ ड्यूटी। तो ये काम ठीक भी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है क्योंकि जो हमारी सेंस ऑफ ड्यूटी इस पर डिपेंड है। बिसाइड एवर व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल
दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में आते हैं लोगों के सामने तो उनको नहीं पता होता कि लोग क्या चाहते हैं उनसे, और दियर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। और हो सकता है कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो ये पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं, जो पोजीशन में आए हैं अभी अभी, जो अभी अभी न्यू पॉलिटिक्स करियर में आए हैं, तो उनको पता भी नहीं कि लोग क्या सोचते हैं और उनके आइडिया क्या है, उसमें काफ़ी डिफ्रेंसिएशन हो सकते हैं। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, तो इस सिचुएशन से हम कैसे डील कर सकते हैं। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर, तो इसके लिए हमेशा हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपनी नॉलेज, अपने करेक्टर को इम्प्रूव करे, अपने आप की एक अच्छी एक जो गुड इमेज है वो लोगों के सामने लेके आए। The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर अच्छे से काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड देकर, या जो अच्छे से काम नहीं कर रहे उनको पनिश देकर भी हम जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको सुधार सकते हैं। वाई वू डिसाइड दिस रिवार्ड और पनिशमेंट, ये रिवार्ड और पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा। द सिंपल आंसर द पीपल, और ये सब कौन डिसाइड करेगा, कंट्री के पीपल, कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन पॉलिटिकल लीडर ऐसा है जिसको रिवार्ड मिलना चाहिए और कौन पॉलिटिकल लीडर ऐसा है जिसने लोगों से झूठ बोला, उसने जो भी प्रॉमिस किए थे गवर्नमेंट में आने के लिए वो सब उसने कंप्लीट नहीं किए, और इसके लिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने लोगों को चीट किया। दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज, तो यही इलेक्टोरल कंपटीशन में आता है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर, रेगुलर इलेक्शन इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी और लीडर है उनको टाइम के अकॉर्डिंग मौका मिलता रहे, वो खुद के बारे में बता सके। दे नो दैट इफ़ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, their popularity and chance of victory will increase in the next election। अगर वो अच्छे से काम करते हैं, लोगों के इश्यू को उठाते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, तो वो ज़्यादा पॉपुलर होंगे, और जब दोबारा से इलेक्शन होंगे तो वो दोबारा से गवर्नमेंट में आ सकते हैं, लोग दोबारा से उनको वोट कर सकते हैं। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद दियर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, अगर वो अपने काम में फेल हो जाते हैं, अगर वो जो वोटर्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो वो दोबारा से जब भी इलेक्शन होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो वहाँ पर नहीं जीतेंगे। दोबारा वही पर्सन री इलेक्ट होगा जो अच्छे से काम करेगा, जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी और जिसने लोगों के लिए सही से काम किया हो, वोटर को अट्रैक्ट सेटिस्फाई किया हो। जो नहीं कर पाएगा वो दोबारा से इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में रहना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे, लोग उससे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सभी काम वो कंप्लीट करे। दिस इज़ ए बिट लाइक द वे मार्केट वर्क, इवन if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customer। ये बिल्कुल एक मार्केट की तरह है, जैसे मार्केट में होते हैं कि जो दुकानदार होते हैं अगर वो अपने प्रॉफिट को बनाकर रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर को अच्छी सेवाएं दें। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसा ही गवर्नमेंट में होता है कि अगर गवर्नमेंट खुद को बचाए रखना चाहती है, पॉलिटिकल पार्टी खुद को गवर्नमेंट में रखना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी है जो कंट्री के लोग हैं उनको अच्छे से उनके लिए अच्छे डिसीजन ले, उनके लिए अच्छे से काम करें। इफ़ ही डू नॉट द कस्टमर विल गो टू सेम अदर शॉप, अगर कस्टमर के साथ ऐसा नहीं होगा, वो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होगा, तो वो किसी और शॉप पर चले जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही पॉलिटिकल कंपटीशन में होगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी सही से काम नहीं करेगी, जो पॉलिटिकल लीडर है वो सही से काम नहीं करेंगे,
तो लोग वोटर्स जो होंगे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लग जाएंगे और उसी को ही आने वाले इलेक्शन में जिताकर गवर्नमेंट में लेके आएंगे। तो अगर एक गवर्नमेंट दोबारा से गवर्नमेंट में आना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने काम उसी के अकॉर्डिंग करे जैसे लोग चाहते हैं। तो ये था हमारे पास हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा जो हमारा मेन पार्ट था, इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं क्या वो सही है। तो एक लेवल तक सही है, लेकिन एक लेवल तक ये गलत भी है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों में यूनिटी जो है वो ख़त्म हो रही है। ओके, तो पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में इस चैप्टर में हमने देखा। तो आज का जो हमारा वीडियो का पार्ट था उसमें हमने 2 टॉपिक इंक्लूड किए हैं कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कंडीशन क्या होती है और पॉलिटिकल कंपटीशन सही है या नहीं। ओके, और अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसी से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इंडिया का जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसा है। तो उसके बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज का आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का, इस वीडियो का, वो है मेरिट्स ऑफ इलेक्शन। जो एक इलेक्शन होता है उसकी क्या क्या मेरिट्स होती हैं। तो इलेक्शन की मेरिट्स, ये टॉपिक आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। तो मेरिट्स में हमारे पास है, पीपल विल गेट द फुल राइट टू वोट एंड चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव। लोगों के पास पूरा राइट होता है कि वो वोट कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। द कंट्री विच हैज़ अडोप्टेड द इलेक्शन प्रोसीजर इज ऑल्सो काउंटेड इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। जो भी कंट्री इलेक्शन प्रोसीजर को अडॉप्ट करती है, इलेक्शन में जो भी बातें होनी चाहिए वो सभी फॉलो करती है, तो उसको हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में काउंट करेंगे। इट हेल्प टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू गो आउट एंड सर्व द कंट्री एंड द कंट्रीमैन। जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो गवर्नमेंट में आते हैं, डिसीजन लेते हैं और कंट्री के लोगों के बारे में सोचते हैं। आफ्टर द पीपल गेट द राइट टू वोट दे आर कंसिडर्ड एज इक्वल। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हर पर्सन की वोट की वैल्यू इक्वल होगी। द फॉलोइंग पिक्चर शो द कंट्रीज हु हैव अडॉप्ट डेमोक्रेसी एंड हैज़ बेनिफिटेड। तो ये पॉइंट आप रहने देना। तो ऊपर के जो आपको 4 पॉइंट दिए हैं ये आपको मेरिट ऑफ इलेक्शन में लिखना है। ये आज का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो 2 टॉपिक हमने कवर किए हैं, एक पॉलिटिकल कंपटीशन सही है या नहीं इसके बारे में, और एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कौन कौन सी कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये थे हमारे वीडियो के आज के मेन टॉपिक। आई होप जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है वीडियो के इस पार्ट में वो सभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इससे रिलेटेड जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको अपनी नोटबुक में लिखोगे। थैंक यू।